चुनावों से पहले दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला, दूरदर्शन की टीम पर किया गया था हमला। एक कैमरामैन की मौत, 2 पुलिस जवान भी शहीद। पनामा पेपर्स पर दिए बयान को लेकर शिवराज के बेटे ने राहुल के खिलाफ किया मानहानि का केस। राहुल ने पनामा मामले से जोड़ा था शिवराज के बेटे का नाम। राहुल ने बयान पर मानी थी गलती। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर जताई निराशा। मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को पंजाब की पटियाला जेल में शिफ्ट करने के आदेश। सीबीआई अधिकारियों के बीच अब छिड़ी खुली जंग। ट्रांसफर किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सीबीआई ऑफिसर ए.के. बस्सी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से किया इनकार। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। कुछ ही सेकंड में नेस्तु नाबूद की पाकिस्तान की कई चौकियां। सेना ने जारी किया 23 अक्टूबर का वीडियो। और उधर मुंबई के बांद्रा में झुग्गियों में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची करीब 1 दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। दर्जनों झुग्गियां जलकर राख। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं 2 का पंच। 2 का पंच यानी 2 बजे तक की 5 वो बड़ी खबरें जो अभी तक सुर्खियों में है, चर्चा में है। हम अपने प्रोड्यूसर्स, अपने रिपोर्टर से फील्ड में जानकारी लेंगे और आपको डिटेल से उन खबरों के बारे में बताएंगे कि आखिर उनके पीछे की सच्चाई क्या है। जिन 5 खबरों को लेकर हम हाजिर हुए आज, उसमें सबसे पहले बात करेंगे दंतेवाड़ा की, जहां नक्सली हमला हुआ है और दूरदर्शन की टीम के कैमरामैन की और 2 जवान शहीद हुए हैं। उसके अलावा हम आपसे बात करेंगे राहुल गांधी के उस कंफ्यूजन की जो एक तरह से फिर सामने आया है और अब शिवराज सिंह चौहान के बेटे का नाम लेने के बाद अब वो यू टर्न ले रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और खबर है मध्य प्रदेश से ही। वहां पर शादियों के मौसम में, चुनावी मौसम ने कहीं ना कहीं रंग में भंग डाला हुआ है और परमिशन लेने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। इस पर हम चर्चा करेंगे और बड़ी दिलचस्प खबर है। इसके अलावा हमारे पास एक और खबर है, एलओसी पर पाकिस्तान की चौकियां और कई महत्वपूर्ण ठिकानों को भारतीय सेना ने नेस्तो नाबूद कर दिया है और एक तरह से वो जवाबी कार्रवाई की है जो उसके दुस्साहस को दिया जाना जरूरी था। उसके अलावा हमारे पास एक और खबर है, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के मामले में जो ब्रजेश ठाकुर है उसको अब बिहार से पंजाब की पटियाला की जेल में शिफ्ट करने के आदेश दिए गए हैं। उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दंतेवाड़ा की, जहां पर एक नक्सली हमला हुआ है और बड़ा हमला हुआ है। दूरदर्शन की जो टीम थी, कवरेज करने वहां गई थी, उसके ऊपर हमला हुआ है। कैमरामैन की मौत हो गई है। उसके अलावा 2 जवान भी शहीद हुए हैं। एक बड़ा हमला है। अगर देखा जाए, लगातार जो नक्सली है वहां पर अपने दुस्साहस का एक तरह से परिचय दे रहे हैं और कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए चुनौती है। और अगर देखा जाए तो वहां के हालात भी कहीं ना कहीं बहुत टेंस हैं। इस पर हमारे रिपोर्टर रहेंगे शिवशंकर पांडे, उनसे हम जानने की कोशिश। शिवशंकर, लेटेस्ट जानकारी आपके पास क्या है? किस तरह से अगर देखा जाए ये कवरेज करने गई टीम पर हमला हुआ है, क्या वहां पर अभी आपके पास ताजा अपडेट है? देखिए, दंतेवाड़ा के अरनपुर थाना क्षेत्र है, मतलब एक काफी डेंस फॉरेस्ट एरिया है ये। यहाँ पर सर्चिंग के लिए निकली थी जिला बल की, सीआरपीएफ की और दूसरी एजेंसियां हैं जो सुरक्षा के लिए लगी हुई, चुनाव की एजेंसियों के जवान जो है सर्चिंग के लिए निकले थे। एक रूटीन सर्चिंग की थी। इनके साथ में दूरदर्शन की एक टीम थी जिसमें एक पत्रकार थे और एक कैमरामैन थे। इस दौरान नक्सलियों ने इस सर्चिंग टीम पर एम्बुश लगा के हमला किया है। लगभग 3 तरफ से इनको घेरा गया था और ताबड़तोड़ दोनों तरफ से गोलियां चली, फायरिंग चली। जब तक जवान संभल पाते तब तक 2 जवान शहीद हो चुके थे और कैमरामैन जो थे दूरदर्शन के अच्युतानंद साहू, उनको भी गोली लग गई थी। बताया जा रहा है कि पत्रकार जो थे उनको भी गोली लगी। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि टीम अभी वापस नहीं आ पाई है। दूसरी एक सर्चिंग टीम भेजी गई है वहां पर, वो वापस नहीं है। वापस आते ही स्थिति क्लियर हो जाएगी कि क्या पूरा है। लेकिन फिलहाल जो आया है उसमें 2 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें एक एएसआई है रुद्र प्रताप और सहायक आरक्षक थे मंगल राम, जो शहीद हो गए हैं।
और जो दूरदर्शन के कैमरामैन थे अच्युतानंद साहू, उनको गोली लगी है, जिनकी जो वो भी शहीद हो गए हैं। एक पत्रकार को भी गोली लगी हुई है। जी शिवशंकर, जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले दिनों में कई बड़े हमले हुए हैं, ये घात लगाकर वो जो हमला करते हैं, जैसे आपने बताया एम्बुश करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मूवमेंट पे नजर रखते हैं। कई बार सरकारी मूवमेंट पर भी इनकी नजर रहती है, सेना के मूवमेंट पे नजर रहती है, और जिस तरीके से आज ये देखें तो इनका जो नेटवर्क है कहीं ना कहीं वो सुरक्षा बलों में या सरकारी तंत्र में, जिसे कहना चाहिए कहीं ना कहीं इनके मुखबर मौजूद रहते हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए एक प्रकार से वहां पर अंदरूनी लड़ाई ही चल रही है सुरक्षा बलों के बीच और माओवादियों के बीच में। दोनों तरफ के अपने खुफिया तंत्र हैं, पुलिस को भी जानकारी रहती है, जानकारी देते हैं ग्रामीण, और नक्सलियों के भी अपने सूचना तंत्र हैं जिनसे उनको जानकारी मिलती रहती है। लेकिन चूंकि अभी चुनाव चल रहा है और बड़ी संख्या में जवान अभी बस्तर में उतरे हुए हैं चुनाव को संपन्न कराने के लिए, एक बड़ी हर समय एक जवानों की सर्चिंग चलती ही रहती है। तो एक सवाल यह बनता है, जैसे भी आपने कहा चुनाव जो है वो चल रहे हैं, पूरी नजर बनी हुई होगी सुरक्षा एजेंसीज की, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो झीरम घाटी का जो अटैक हुआ था उसमें आप याद करें वीसी शुक्ल की भी मौत हुई थी, पूर्व गृह मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री, उसके अलावा महेंद्र कामा की मौत हुई थी, एक बड़ा वहां पे काफिला था। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं, जनता ये जानना चाहती है, क्या नक्सली जब अपने तैयारी करते हैं और जब उनको इंफॉर्मेशन मिलती है वो इतनी सटीक होती है कि जितनी स्ट्रेंथ के साथ सरकारी मशीनरी या सरकारी काफिला या सुरक्षा बलों का काफिला होता है उससे ज्यादा वो तैयारी करके आते हैं? आमतौर पर जब वो अटैक करती हैं तो हमेशा देखें तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल नाकाम होते हैं और नक्सली कामयाब होते हैं और वो अपने उसमें कहीं ना कहीं, तो क्या उनका तंत्र जो है वो सरकारी तंत्र से ज्यादा मजबूत होता जा रहा है? देखिए पहले नक्सलियों का तंत्र जो था काफी मजबूत था। जब झीरम हमला हुआ था, झीरम हमला आज से करीब 6 साल पहले हुआ था, झीरम हमले के समय पे वहां पर एक रणनीतिक स्थिति अलग थी नक्सलियों की, आज अलग है। आज नक्सली बैकफुट पर है, लेकिन चूंकि जो चुनाव चल रहा है मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं, राजीव नायर साहब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है नायर साहब आपका। धन्यवाद। नायर साहब, जिस तरीके से हम अभी बात कर रहे थे अपने संवाददाता थे, वहां पर जो है दंतेवाड़ा के अंदर अक्सर जितने भी अटैक हुए हैं, नक्सली अटैक जो हुए, उसमें जो सरकारी मशीनरी है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उसका जो तंत्र है नक्सलियों का वो ज्यादा पावरफुल है, उनकी स्ट्रेंथ को आंक कर तब वो अटैक करते हैं, चाहे वो झीरम घाटी का मामला हो चाहे आज का मामला हो। हमेशा वो जब अटैक करते हैं तो क्या लगता है वो तंत्र उनका ज्यादा मजबूत है या कहीं ना कहीं लापरवाही होती है? देखिए तंत्र ज्यादा मजबूत उनका है या नहीं यह कहना भी मुश्किल है। देखिए वो उसी क्षेत्र से आते हैं और उस क्षेत्र की पूरी भौगोलिक संरचना का उन्हें ज्ञान होता है और साथ साथ जो उनके जो मुखबिर होते हैं, किस समय कौन कहाँ मूव कर रहा है उसकी भी वो जानकारी सूचना इकट्ठा करते रहते हैं। इन सूचनाओं के आधार पर वो आक्रमण करते हैं। तो यह बात तय है कि हमारे पास थोड़ी और तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, हमारे सैन्य बलों को, हमारे सुरक्षा बलों को, और जो वहां की पुलिस है उन सब के पास होना चाहिए। देखिए एक बड़ी विचित्र स्थिति अभी है, वहां पर चुनाव हो रहे हैं, चुनाव सुचारू रूप से कराने के लिए भी सरकारी तंत्र उसमें व्यस्त है, हमारे सुरक्षा भी उस तंत्र भी उसमें व्यस्त है। तो ऐसा उन्होंने मौके के तलाश करके आक्रमण किया प्रतीत होता है। नयन साहब, जिस तरीके से नक्सल मूवमेंट है वहां पर जो उनका ऑपरेशन करने का स्टाइल है वो एक तरह से बड़ा ऑफेंसिव है। आप देखें, अगर देखें उसको किसी भी तौर पर देश में चल रहे बड़े आतंकवादी घटनाओं में उनकी जो वारदातें वो बड़ी हैं। जैसे हम याद करें झीरम घाटी का जो मामला था जिसमें वीसी शुक्ल, महेंद्र कामा वगैरह की मौत हुई थी, उसके अलावा और भी बड़े मामले हैं। और ये जो घात लगाकर हमला करते हैं, जिस तरह से आपने भी कहा कि उनका मुखबर जो तंत्र है वो मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भी तंत्र जो है वो मजबूत होना चाहिए। क्या आपको लगता है जो हमारी निश्चित ही होना चाहिए, हमारे भी खुफिया तंत्र और मजबूत होने चाहिए, हमारा भी पेनिट्रेशन उनके बीच होना चाहिए। किस समय वह इस तरह की कोई प्लानिंग कर रहे हो, किस तरह का षड्यंत्र रच रहे हो, इसकी आगे से सूचना हो जानी चाहिए। और आजकल तो बड़े ही सस्ते जो ड्रोन इतना प्रोलिफरेशन की दुनिया भर बात कर रही है, अगर छोटे ड्रोन भी अगर हमारे पास उनसे सूचनाएं हो सकती हैं उनके आगे पीछे बढ़ने की। हाँ देखिए छोटी छोटी टोलियों में अगर वो आक्रमण करते हैं तो इस पर थोड़ी सी संकट तो हो ही जाती है, समस्या तो होती ही है, लेकिन भौगोलिक स्थिति और उनका जो छापेमारी स्टाइल है वो दोनों प्रॉब्लम है। हाँ वो देखिए वो तो समस्या रहेगी जब छोटी टोली रहेगी तो उसके लिए भी हमारे जो सैन्य बल है, हमारे जो सुरक्षा बल है,
उनको भरपूर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। जी। जब वो आगे बढ़ने की, इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है वह है आपका खुफिया तंत्र बहुत ही मजबूत होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नयन साहब। अब जरा सुनते हैं डीआईजी नक्सल ऑपरेशन क्या कह रहे हैं और राज्यवर्धन राठौर क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं क्या जी। जो खबर आई है, एक दूरदर्शन के जो कैमरामैन है उनके ऊपर जो हमला हुआ है, उनके उसमें जान गई है। उनके परिवार के साथ हम सभी आज खड़े हैं। इस मुश्किल वक्त पर हम उनके परिवार का पूरा ख्याल रखेंगे और साथ ही जितने भी मीडिया कर्मी हैं और जितने भी लोग जो ऐसे खतरनाक जगहों पर जहां जाते हैं उसको कवर करते हैं, मैं आज उनको याद करता हूं और उनके शौर्य को याद करता हूं कि वो वहां जाकर देश भर को वहां की इतला देते हैं। उसके ऊपर एम्बुश हुआ। उस एम्बुश में अभी तक प्राप्त जानकारी अनुसार एक सब इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप, एक सहायक आरक्षक मंगलू, 2 लोग शहीद हो गए थे। अभी ये जानकारी भी मिल रहा, साथ में दूरदर्शन न्यूज का एक कैमरामैन, वो भी उस घटना में उनको भी गोली लग गई और शायद वो भी उस घटना में उनको भी मृत्यु हो गई। और 2 लोग का घायल होने की भी खबर आ रहा है। आरक्षक विष्णु नेतम और सहायक आरक्षक राकेश कौशल का घायल होने की जानकारी आ रहा है। अभी ये पूरी जानकारी अभी प्राथमिक सूचना के आधार पर मिल रहा है। अभी घटनास्थल में अतिरिक्त बल और वरिष्ठ अधिकारी पहुंच रहा है। उसके पश्चात घायलों को इवैक्यूएट करके उनका दंतेवाड़ा, उसके पश्चात जरूरत पड़े तो रायपुर भेजा जाएगा। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं उस कंफ्यूजन की जो एक बार फिर राहुल गांधी को हो गया है। राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि मुझे कंफ्यूजन हो गया है, यानी अभी उनका गुब्बारा बहुत ऊंचाई से कई दिन से उड़ रहा था, आज फिर उसमें पंक्चर हो गया और कहीं ना कहीं उन्हें बैकफुट पे जाते नजर आना पड़ रहा है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के बेटे को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था और पनामा लीक्स मामले की बात की थी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तक से जोड़ दिया था और एक ऊंचाई तक वो पहुंचे, लेकिन अब वो खुद कह रहे हैं कि मुझे कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि अब शिवराज सिंह चौहान भी ऑफेंसिव हो गए और उनके बेटे भी एक तरह से ऑफेंसिव हो गए। बात थी पनामा लीक मामले में शिवराज सिंह चौहान के बेटे का नाम लिया था राहुल गांधी ने और बड़ी बड़ी बातें की थी करप्शन के खिलाफ मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान, लेकिन अब उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि वो कंफ्यूज हो गए थे। जरा सुनते हैं कि राहुल गांधी खुद कैसे बता रहे हैं कि वो कंफ्यूज हो गए थे या उन्होंने क्या कहा था, और फिर शिवराज सिंह चौहान की भी बात सुन लेते हैं वो क्या कह रहे थे, फिर अपने रिपोर्टर से बात करेंगे हम इस खबर के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले मामा जी के जो बेटे हैं, पैनामा पेपर्स में उनका नाम निकलता है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम निकलता है। पाकिस्तान जैसे देश में उसको जेल में डाल देते हैं, मगर यहां चीफ मिनिस्टर का बेटा, उसका नाम पैनामा पेपर्स में निकलता है। छत्तीसगढ़ जाता हूं, मध्य प्रदेश जाता हूं, तेलंगाना जाता हूं, राजस्थान जाता हूं और बीजेपी का इतना भ्रष्टाचार है, दाएं बाएं इतने स्कैम्स हैं कि मैं कल कंफ्यूज हो गया। कल मैं कंफ्यूज हो गया। कल मैंने सोचा कि वो पैनामा पेपर्स वाला इतना कंफ्यूजन है, इतने स्कैम्स है कि मैंने सोचा भाई पैनामा वाला मध्य प्रदेश के सीएम ने किया। नहीं, पैनामा वाला मध्य प्रदेश के सीएम ने नहीं किया, मगर व्यापम वाला और वो ई टेंडरिंग वाला जरूर मध्य प्रदेश ने किया। आरोप लगाता अलग बात थी, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी बिना सोचे समझे या सोच समझ के, और बेटा तो राजनीति में है ही नहीं, अभी अभी उसने पढ़ाई पूरी की है, उसका नाम ले दिया। मैं सोचता हूं कि राजनीति के घटिया स्तर पर नहीं उतरना चाहिए। आपने कहा था कांग्रेस मेरे विरोध में अंधी हो गई है, इसलिए रोज आरोप झूठे लगाती रहती है और हमने तो यह तय किया है कि इन झूठे आरोपों के खिलाफ हम मानहानि। मुख्यमंत्री जी, अब उन्होंने माफी मांगी है, तो क्या अभी भी आप कोर्ट जाएंगे? नहीं, वो माफी मांगेंगे तो जरूर विचार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो हिंदूवादी नेता नहीं है, वो राष्ट्रवादी नेता है। अब मुझे पता नहीं उन्होंने क्या कहा, उनके कहने से मुझे कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतने घटिया आरोप बिना सोचे समझे
बिना सोचे समझे नहीं लगाने चाहिए। और अगर उन्होंने लगाया है तो उनको या तो वो माफी मांगे या तैयार रहे माना। एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने आप में भावी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वाले राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि इतने घोटाले थे कि मैं कंफ्यूज हो गया हूं। इतनी सी बात में अगर वो कंफ्यूज हुए हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सोचना होगा कि इस कंफ्यूजन का खिमियाजा किसको भुगतना पड़ा होगा, क्योंकि ये वही राहुल गांधी है जो अपने उपाध्यक्ष कार्यकाल में यानी अपनी कमान में इतने चुनाव हार चुके हैं और अब उनकी जिम्मेदारी है कि अब फिर 5 चुनाव हैं विधानसभा के, उसके अलावा 2019 में भी लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी उनके पास है। ऐसे कंफ्यूज होंगे तो कैसे काम चलेगा। निशांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, क्या खबर है? अभी जिस तरह से ये बयान आया फिर बैकफुट पे जा रहे हैं, यू टर्न ले रहे हैं, अब क्या ये राजनीति में एक तरह से दिल्ली की और खासतौर से जो मध्य प्रदेश की राजनीति है उसमें इसको लेकर कहीं ना कहीं मुद्दा बन सकता है? ये बिल्कुल, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के बेटे का नाम लिया पनामा पेपर्स लीक के बाद, उसके बाद से बीजेपी की जो राजनीति है खासकर मध्य प्रदेश बीजेपी की, वो आक्रामकता के साथ सामने निकल कर आई। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और उनके बेटे दोनों ने ट्वीट किया और सीधा मानहानि का केस करने का दावा किया, जिसके बाद मानहानि का केस कर भी दिया गया और राहुल गांधी ने यू टर्न लेकर माफी भी मांग ली। लेकिन मध्य प्रदेश चुनाव से पहले एक बार फिर एक बयानबाजी करके कहीं ना कहीं गेंद जो है वो बीजेपी के पाले में चली गई। निशांत, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर सामने आ रहा है कि दिग्विजय सिंह का खेमा अलग बताया जा रहा है, वहां पर कमलनाथ अलग एक तरह से है, हालांकि सब कुछ सही दिखाने की कोशिश की जा रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया वो कहीं अलग ढपली बजा रहे हैं। कांग्रेस के पहले ही संकट थे, फिर इसके बाद ये नया जो बयान है ये संकट बनेगा या कहीं ना कहीं राहुल अगर माफी मांगते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लॉस होता नजर आएगा? देखिए, कांग्रेस में पहले से ही गुटबाजी चरम पर है, जिसके चलते पहले तो कांग्रेस के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष में बहुत खींचतानी हुई। फिर एक नया फार्मूला इजाद किया गया कि एक प्रदेश अध्यक्ष और उसके साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। इसके अलावा चुनाव समिति एक अलग बनाए गए। कुल मिलाकर अपने नेताओं को किसी भी तरीके से साधने की कोशिश थी और दिग्विजय सिंह लगातार कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे हैं क्योंकि उनको कहीं भी जगह नहीं मिली। और उन्होंने आज भी ट्वीट किया और कहा कि इंदौर और उसमें मैं हाजिर नहीं रहूंगा, राहुल जी मुझे माफ करें, कुछ इस टाइप से उन्होंने अपनी अनुपस्थिति को जो है पहले ही बता दिया कि मैं वहां नहीं रहूंगा। बिल्कुल खालिद, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह को इस पूरे चुनाव में कांग्रेस के द्वारा दूर रखा गया है, दिग्विजय सिंह समय समय पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि मेरे बोलने से कांग्रेस के वोट कम हो जाते हैं, इसलिए मैं बोलूंगा ही नहीं, और अब आप उनके ट्वीट लगातार देख रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, आप नजर बनाए रखें और मध्य प्रदेश में इस बयान के बाद क्या हलचल होगी जरा आप नजर बनाए रखें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और वो खबर भी मध्य प्रदेश से ही है, लेकिन यहां पर चुनावी माहौल में उन परिवारों को दिक्कत हो रही है जो शादी करना चाहते हैं अपने बच्चों की या अपने परिवार में किसी की उसके यहां शादी है, क्योंकि जो नेता हैं, नेता लोग वहां पर आकर पैसे दे जाते हैं, आचार संहिता लगी हुई है और ऐसे में परमिशन लेनी पड़ रही है। तो ये हम खबर दिखाते हैं आपको। सबसे पहले जो आवेदक हैं, जिन लोगों को शादी करने के दौरान परमिशन लेनी पड़ रही, वो किस तरह से परेशानी फील कर रहे हैं और अधिकारी क्या कह रहे हैं, जरा ये सुन लेते हैं, फिर अपने रिपोर्टर से भी हम बात कराएंगे आपको। चुनाव है और चुनाव के दौरान इस तरह से होता है जब शादी के अंदर वहां पर कोई आदमी किसी को बुलाता, नेता आते हैं, ऐसे आरोप लगते हैं कि वो अपनी लोगों को पैसे देके चले जाते हैं या ऑब्लाइज करते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने सख्ती बरती है और अब बाकायदा रिकॉर्डिंग मांगने लगे हैं। शादी के दौरान जो नेता आएंगे उनकी रिकॉर्डिंग चाहिए और इस पर हमारे साथ सुभाष श्रीवास्तव भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। सुभाष श्रीवास्तव, आपको आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है सुभाष जी, जिस तरीके से ये खबर आ रही है कि चुनाव आयोग ने एक सख्ती बरती है और शादियों पर भी नजर रखनी शुरू कर दी है, ये किस तरह से देखा जाए और क्या परेशानी हो रही लोगों को और लोगों में प्रतिक्रिया क्या है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू हुई है और इसको देख करके यहाँ पर 2 चीजों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि एक तो जो नेता हैं वो किस प्रकार से जो है तो शादियों में शरीक होंगे और कहीं वो इस बहाने से वोटरों को लुभाने का प्रयास तो नहीं करेंगे, इस पर भी चुनाव आयोग की नजर है। दूसरी जो बात है वो ये है कि धारा 144 भी लगी हुई है, तो और इसके अलावा जो तीसरी बात है वो ये है कि जो आचार संहिता है, आचार संहिता में जो ध्वनि
ध्वनि का विस्तारक यंत्र है, जैसे कि अपने बाजे हैं, ढोल हैं, तो ये इनकी जो वो है वो किस पैरामीटर पर रहेंगे, तो इसके जो है तो एक शपथ पत्र जो है तो जो आवेदक है उसको देना पड़ रहा है, जो वरवधु पक्ष वाले हैं उनको आवेदन के साथ में देना पड़ रहा है कि हमारे द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र इतनी तेज आवाज में नहीं बजाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये आरोप लग रहे हैं कि नेता लोग अगर आएंगे तो वो किसी को वहां पर गिफ्ट देंगे या होंगे, उस पर भी नजर रखने की बात की गई, रिकॉर्डिंग करने की बात की गई है, इसका क्या मकसद नजर आ रहा है? जी, दोनों ही प्रकार से इसमें जो है चुनाव ट्रांसपेरेंसी के साथ में हो, इसका भी ध्यान जो है चुनाव आयोग रख रहा है। साथ ही साथ जो है तो जो नियम है उनका भी पालन करवाना जो है तो चुनाव आयोग का दायित्व है, तो इसलिए सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, बात करते हैं अब एलओसी की। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी हरकतों के लिए जवाब दिया है, बल्कि कहा जाए सही मायनों में उसी भाषा में जवाब दिया है जिसका वो मुस्तहिक है। और वहां पर जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और वहां पर उनका मुख्यालय को तबाह किया गया, चंद मिनट के अंदर हमारे साथ सनम जुड़ेंगे श्रीनगर से, या से जुनैद हाशमी जम्मू से जुड़ेंगे, हम उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह 23 अक्टूबर में यह कार्रवाई की थी, उसका वीडियो भी एक तरह से जारी किया गया है भारतीय सेना की तरफ से। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाकर जिस तरह से कार्रवाई की है, और यानी जो वहां से पाकिस्तान की तरफ से दुस्साहस के हरकतें होती थी उसका जवाब एक तरह से दिया गया है। और यह बताया गया है कि अगर आप कोई भी ऐसी हरकत करेंगे तो आपको उसी भाषा में, उसी जबान में, उसी लैंग्वेज में आपको जवाब दिया जाएगा। सनम एजाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनम, ये 23 अक्टूबर का वीडियो जारी किया गया है, किस तरह से इसको देखा जाए भारतीय सेना ने जो किया है जारी? देखिए खालिद भाई, वीडियोज कश्मीर में सर्कुलेट होते रहते हैं, शेयर होते रहते हैं और सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा शेयर होते रहते हैं, लेकिन अब कई तरह के वीडियोज भी आ रहे हैं और इसमें जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को हैंडल करने की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और हैंडल वीडियोज वगैरह जो हैं इसमें सिचुएशन के रिलेटेड ही सबसे बड़ी बातें होती हैं, और कहीं न कहीं इन वीडियोज में सिचुएशन के साथ ही अगर इसको जोड़ के देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट बात बन सकती है। लेकिन जिस तरह से वहां से हरकतें होती हैं, कई बार आपने देखा होगा घुसपैठ भी होती है और तमाम चीजें होती हैं, ये जो कार्रवाई की गई है इसको लेकर किस तरह से चर्चा और क्या इसका अंजाम जिसे कहना चाहिए नतीजे सामने आ रहे हैं? देखिए एलओसी के उस तरफ जो कुछ भी किया जाता है उससे कश्मीरी कहीं ज्यादा वो उसको ये कहें कि उस पर ज्यादा बहस नहीं करने, क्योंकि इस वक्त कश्मीरी जो है वो ज्यादातर खुद अपनी परेशानी में इतने फंसे हुए हैं कि वो ज्यादातर है रूटीन के लेके यहाँ के मामलात को लेकर बहस कर रहे हैं, यहाँ के मामलात को लेकर सनम एजाज बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सैयद जुनैद हाशमी भी जुड़ गए हैं जम्मू से। सैयद जुनैद हाशमी, ये जो 23 तारीख का जो वीडियो जारी किया है भारतीय सेना ने, इसको अगर देखा जाए तो जिस भाषा में पाकिस्तान बात समझता है शायद वही जबान से बात की गई है। देखें, दो चीजें मैं आपको खालिद साहब बताऊंगा इसमें। पहली बात तो ये कि भारतीय सेना ने पहली बार ऐसा नहीं पराक्रम नहीं दिखाया है, भारतीय सेना ये बॉर्डर के पार करती रही है। इस बार इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो कुछ हरकतें पिछले एक महीने में की उसका रिस्पांस देना बहुत ज्यादा जरूरी था, और वो एप्रोप्रिएट रिस्पांस दिया है। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान इसमें हुआ है। पाकिस्तान की आर्मी जो है सब कुछ छुपा रही है, उसके जो डायरेक्टर ISPR हैं वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी खामोश हैं। इसका मतलब ये हो गया कि नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, और उसका वीडियो जारी करने का मकसद सिर्फ ये है कि फौज का मनोबल बढ़ा हुआ रहे, फौज समझ ले कि फौज को पूरे इख्तियार दिए गए हैं आतंकवाद से लड़ाई लड़ने में, और पाकिस्तान को उसी की जुबान में जवाब देना अनिवार्य भी हो गया था और वक्त की जरूरत भी थी। यानी ये मैसेज दे दिया गया कि अगर आप इधर आकर कुछ करोगे तो हम भी फिर खामोश नहीं बैठेंगे। अभी तो फिलहाल सिर्फ इतना ही मैसेज दिया है कि हम यहीं से जवाब देंगे, लेकिन अगर और कोई ऐसी हरकत की तो POK के अंदर जाकर आतंकी ठिकानों पर भी हमले हो सकते हैं। और ये भी संभावना है कि कुछ सरप्राइज जिस तरह का एक बार USA ने पाकिस्तान को दिया था कि वो सब लोग सोए हुए थे और आप उसामा बिन लादेन को लेकर जो है उसको मारने के बाद उसको आप वहां से लेकर भी चले गए और तब तक पाकिस्तान की आर्मी को कुछ नहीं पता चला। इस तरह का भी कोई सरप्राइज भारत सरकार देने में सक्षम है। और बहुत बहुत शुक्रिया सैयद जुनैद हाशमी, आप नजर बनाए रखें। बढ़ते अगली खबर की तरफ और बात करते हैं मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के अंदर हुए महिलाओं के साथ उस
हरकत की, जिसके बाद कई लोग गिरफ्तार हुए थे। अब ब्रजेश ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की जेल से पंजाब की पटियाला जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया और बाकायदा नाराजगी का इजहार किया है कि जिस रफ्तार से जांच हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, वो कहीं ना कहीं संतोषजनक नहीं है। लेकिन यह एक इंपॉर्टेंट बात है, ब्रजेश ठाकुर को बिहार की जेल से अब पटियाला जेल में शिफ्ट किया गया है ताकि उसको एहसास हो सके कि जेल क्या चीज होती है, क्योंकि आरोप ये लग रहे थे कि वहां पर उसको सुविधाएं मिल रही हैं और ये अक्सर बिहार की जेलों पर आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन अपने आप में इंपॉर्टेंट है और ये एक मैसेज है कि अपराधी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसको यह एहसास होना चाहिए कि जेल आखिर जेल होती है। विशाल हमारे साथ जुड़ेंगे, संवाददाता है हमारे साथ, वहां से उनसे हम जानकारी लेंगे लेटेस्ट। हालांकि अभी यह भी खबर आ रही है कि एक और चंद्रशेखर जो आरोपी थे उसने भी वहां सरेंडर कर दिया है कोर्ट के अंदर, यह भी खबर आ रही है। लेकिन विशाल से हम ताजा जानकारी लेंगे कि क्या अभी उनके पास अपडेट है, क्योंकि इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अपनी नाराजगी का इजहार किया है और बिहार की जेल से उसको पटियाला की जेल। विशाल हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, ताजा जानकारी क्या है? कहा जा रहा है चंद्रशेखर ने भी सरेंडर कर दिया है वहां पर। ये ताजा जानकारी यही है कि ब्रजेश ठाकुर को जो भागलपुर जेल में शिफ्ट किया गया था, मुजफ्फरपुर में जांच प्रभावित होने की शिकायत को लेकर के सीबीआई ने बार बार जेल के आईजी को बताया था कि यहाँ पर जांच प्रभावित हो रही है और भागलपुर जेल शिफ्ट किया गया। उसके बाद भी जो है सीबीआई को लग रही थी कि जांच प्रभावित बिहार में रहकर कर सकते हैं। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पंजाब के पटियाला जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। इस तरीके से एक मामला हाई प्रोफाइल मामला था, इसको लेकर जांच में शुरू से कई आरोप लगते रहे, राजनीतिक बवाल भी इस पे होता रहा, लेकिन अब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी का इजहार करके एक बार फिर यह मोहर लगा दी है कि इस मामले में अभी भी तमाम चीजें ऐसी नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अपना स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट में सीबीआई को भी घेरने की कोशिश की है और इसमें राजनीति के तहत जो है इसकी लीपापोती को लेकर के और खासकर जो जांच सीबीआई कर रही है यानी विशाल एक बार फिर ये सवाल उठ गया है कि जिस तरीके से मामला सामने आया था, आरोपियों को बचाने के आरोप लगे थे, इसी तरह से अब एक तरह से वहां पर जाने के बाद बिहार से उसे पटियाला की जेल में शिफ्ट किया गया है, यकीनन यह एहसास कराने के लिए कि अपराधी को जेल का भी मजा आना चाहिए, उसको जेल की सजा का भी एहसास होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल। बढ़ते अब 2 के पंच में फिलहाल आज इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।